हाय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो आप में से किसी को भी अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है आप लोग को मुझसे पूछ सकते हो। मैं कल के पार्ट में मेक श्योर करूँगी कि आप सबकी क्वेश्चन की आंसर मैं दे दूँ। और रही बात यार, आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ओके, एंड लाइक जो वन शॉट मैंने शेयर किया था उसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा, होप सो। तो यही मुझे बोलना था, तो फिर चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्विन पिक पहाड़ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, दो पहाड़ एकदम पास में है और वहाँ की जो कि नेचुरल व्यू है, कोई अगर देखे तो वहाँ से अपनी आंखें हटा पाना थोड़ा सा टफ होगा। हाँ, विंग उस पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है और आसपास की वो सिनारियाँ देख रहा है। वो बहुत मिसमराइज सा फील कर रहा है। खा वो जैसा बंदी इंसान कभी सोचा था ये सब वो देख पाएगा? एक्चुअली गॉड ना कब किसकी लाइफ कैसे कहाँ पे चेंज करके रख दे वो तो उनको ही पता है। कहाँ विंग था, कहाँ आ गया है, क्या चल रहा है, उनको खुद भी नहीं पता। तकबीर के मुंह से सुना था यहाँ पे जब सूरज धीरे धीरे गायब होने लगता है वो सिनारिया सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग को लालच हुआ वो देखने का। वो तकबीर की तरफ देखा और बोला मैं वो देखना चाहती हूँ। अब विंग ने बोला है और तकबीर वो बात ना माने, कैसा हो सकता है? विंग की जुबान से निकली हुई हर एक बात को तकबीर बहुत ध्यान से सुनता है और मानता है। पर हाँ, अभी अंधेरा होने में थोड़ा सा देर लगेगा, ऑलमोस्ट 2 घंटा। तो वो विंग की तरफ देखा, विंग जो आसपास देखने लगा। विंग जो आंखें बड़ी बड़ी होके वो आसपास देख रहा था, उसके आंखों में एक चमक था। ये देख के तकबीर को लगा कि उसने अच्छा किया है विंग को यहाँ पे लाने के लिए। ये जो विंग को हर एक चीज़ देखने का एक नज़रिया है ना, ये तकबीर को बहुत अच्छा लगता है। और अब भी सूरज की किरण जो विंग को ऊपर पड़ रहा है, उसकी आंखें शाइन कर रहा है, उसके बाल चमक रहा है। अभी तकबीर के लिए विंग विंग इस वर्ल्ड का लग ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि विंग कोई दूसरी वर्ल्ड का है जो ऊपर से तकबीर के पास आके खड़ा हुआ है। हाँ, आसमान से वो आया है। तकबीर जो विंग से बहुत मुश्किलों से अपने आंखों को हटाई और अपनी सलाइवा को निकला, बोला अभी तो अंधेरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ा वर्क करते हैं और जब टाइम हो जाएगा फिर हम ऊपर आ जाएंगे। विंग जो देखा बोला ठीक है। तो वो लोग पहाड़ के साइड से चल रहा था ना, तो विंग एक बार नीचे की तरफ देखा तो उसे डर लग गया क्योंकि बहुत बड़ा खाई है। तो उसने देखा, बोला क्या हम थोड़ा नीचे के साइड से चल सकते हैं? एक्चुअली यहाँ से अगर मैं लेकिन नीचे गिर गई ना तो मैं सीधा चांद की दुनिया में चला जाऊँगा। ये बात सुनते ही तकबीर हंसा एंड विंग तकबीर को देखने लगा। तकबीर लिटरली बहुत ज़ोर से हंस रहा था एंड हंसते हंसते वो विंग की तरफ देखकर बोला चांद ऊपर होता है नीचे नहीं। विंग जिसे रियलाइज़ हुआ उसने क्या बोल दिया है, उसे बोला हाँ हो वही। फिर विंग को परेशान करने के लिए बोला तो क्या? विंग ने बोला अरे समझ लीजिए ना, मैं जो बोलना चाहती थी वही। तकबीर हंसा। वो जैसे एक हट्टा कट्टा नौजवान विंग जैसी इंसान की बात उसे इस तरीके से हंस रहा है। विंग की हर एक बात वो जिस तरीके से सुनता है, विंग के आसपास रहने के बाद उसे जो फील होता है, उसे समझ आ रहा है कि वो प्यार की खाई में दिन ब दिन गिरते ही जा रहा है, जहाँ से ऊपर आने का कोई जरिया नहीं है। बस इस प्यार के खाई में डूबते जाओ और शायद डूबते डूबते किसी दिन मर जाओ। तभी विंग की तरफ देखा, फिर से विंग आसपास ही देख रहा है। पता नहीं तकबीर क्यों विंग से अपनी आंखों को नहीं हटा पाता। जब भी उसे देखता है उसका गला सूख जाता है। दूसरी तरफ विंग जो आसपास देख रहा था ना, और ऊपर चढ़ के भी बहुत आया था और अभी बहुत गर्मी भी उसे लग रहा था, तो उसका गला एकदम सूख गया था। सडनली विंग खांसने लगा और वो खांसी बढ़ते ही जा रहा था। तब भी तुरंत विंग के पास आया। वो बहुत बेचैन हो गया, बोला क्या हुआ, तुम सही तो हो ना? विंग तुरंत एकदम नीचे बैठ गया एंड वो खांसने ही लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो तकबीर की तरफ देखने, बोला पानी। अब तकबीर टेंशन में पड़ गई, उसके पास कोई पानी नहीं है। एक्चुअली कार तो वो लोग नीचे रख के आए थे एंड कार में ही पानी था एंड वो पानी का कोई बोतल कुछ लेके नहीं आया था। अभी विंग को लेके नीचे भी वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता, गिरने की चांसेस है। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैन हो गई। विंग जो अभी भी खांसते जा रहा है
और तकबीर का फेस एकदम रेड पड़ गया। वो आसपास देखने लगा बेचैन होकर कि क्या करे क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसको याद आई कि जब वो लोग ऊपर आ रहे थे तो नीचे उसने एक शॉप देखा था। हाँ, वो पहाड़ के लगभग बीच में ही है, जब लोग आउटिंग करने आते हैं तो पानी वगैरह चाहिए होगा, तो इसीलिए वो दुकान था। हाँ, थोड़ा सा नीचे है, बट अभी उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो तुरंत विंग को साइड में एक बेंच पे बिठाए एंड विंग की तरफ देखकर बोला, देखो बर्ड, मैं अभी नीचे जा रही हूँ, ठीक है, तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। विंग, जिसकी आंखों में आंसू था, तभी देखकर बोला, तुम यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है, मैं जा रही हूँ एंड जल्दी से पानी लेके मैं ऊपर आ जाऊँगी, ठीक है। विंग बस सर को हिलाई और वो फिर से खांसने लगा। वो बार बार अपने लिप्स में बाहर करते हुए अपनी खांसी को कम करने की कोशिश कर रहा था। सडनली एकदम हमला कर दिया किसी ने विंग के ऊपर। हाँ, एकदम एकदम विंग ने महसूस किया वो हवा में। वो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड घोड़े जो दौड़ रहा है ना, वो विंग फील कर पाई। उसका उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सडनली उसके उसके नोज पे वही जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल। विंग का दिल थक करके उठा। वो सांस नहीं ले पा रहे। उसका 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 दम घुट रहा है, आंखें खोल नहीं पा रहा है। वो बस वो साउंड सुनते जा रहा है, ठक ठक करके। कोई घोड़ा दौड़ रहा है, किसी ने विंग को एकदम जकड़ लिया है। अच्छा अच्छा, विंग सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? वो सांस लेने की कोशिश करे बट नहीं, वो नहीं ले पा रहा है। कुछ ही मिनट पे सब शांत हो गया। विंग बहुत बहुत मुश्किलों से अपनी आंखों को खोला तो उसका नजर गया एक फार्म की तरफ। उस फार्म के बीच में एक बहुत बड़ा सा गार्डन था। विंग जो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे विंग महसूस किया उसकी कमर में एक हाथ जो बहुत टाइटली ग्रैब होते जा रहा है। विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा। वांगजी फिर से घोड़े को चलाना स्टार्ट किया। वो घोड़ा दौड़ते जा रहा है बट वांगजी, जिसका पूरा ध्यान विंग के ऊपर है, वो धीरे धीरे विंग के नेक के पास अपनी ठुडी को लेके गया। अब विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा बॉडी कांप पा रहा था। उसका हार्ट जो बहुत जोर जोर से धक 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 कर रहा था। तभी उसने वही गंभीर सी और हस्की टोन में वांगजी की वॉइस सुना, माई फकिंग डार्क रेड। बर्फ की तरह एकदम जम चुका है विंग, एक कूद तक नहीं कर पा रहा है। और वांगजी विंग की ये हालत देख के स्माइल किया। अब विंग की उड़ी के अंदर से विंग के पेट के पास उसका हाथ लेके गई। विंग का पूरा बॉडी घिन के मारे, मतलब उसे इतना नफरत हो रहा था। वो बहुत मुश्किलों से अपने दांतों को खींचते हुए वांगजी की तरह दिखा पड़ा, अपनी इस गंदी हाथों से मुझे छूना मत, खुदा के वास्ते। मेरी सारी पाप के बीच में तुम इकलौती पाप हो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वांगजी की ऐसी बातों से और इस टोन से वहीं डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कब वॉइस में बोला, क्यों आए हैं यहाँ पे? वांगजी जो कि विंग के नेक के पास अपने लिप्स लेके गई एंड वहाँ पे सक करने लगा। हाँ, सक करने लगा। कुछ ही मिनट पे उस जगह पे वांगजी की सलाइवा से भीग गया। वो अपनी टंग से उसे लिक किया और उसके बाद बोला, इसीलिए आई हूँ मैं तुम्हारे पास। तो वो खींच के विंग अपने आप को सख्त करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी के सामने वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता है। वो वांगजी से छूटने के लिए हिल रहा था बट इससे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वांगजी से छोड़ पाना, वांगजी से दूर जा पाना इतनी आसान है नहीं। विंग को बहुत घिन आ रहा था। वांगजी एक हाथ से तो विंग के बेली पे स्लाइड करते जा रहा था और उसका जो लिप्स है वो भी कहीं ना कहीं विंग के नेक के ऊपर ही। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत जोर से अपने जो नल्स है ना, उसे वांगजी के हाथों को जो उसके बेले के पास था वहाँ पे जोर से चोटी काटा। वांगजी जो हाथों हटाई और हाथों की तरफ देखा जहाँ से खून निकलते जा रहा था। इसे वांगजी के फेस पे वही टेढ़ी सी स्माइल आ गई। उसी हाथ से वो फिर से विंग को और भी कस के पकड़ा। अब विंग हिल भी नहीं ला पा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहा है। विंग बहुत मुश्किलों से बोला, आप जैसे जानवर को तो हेल में भी जगह नहीं होगा। मर क्यों नहीं जाते आप? हाँ, मर क्यों नहीं जाते? क्यों बार बार मेरे पीछे आते हैं? वांगजी शायद आज से प्रॉमिस करके आया था, विंग कुछ भी कर ले वो गुस्सा नहीं होगा। अपना उस क्रूरता
आज विंग के ऊपर नहीं दिखाएगा। इसीलिए तो विंग की ये सारी बातों के बाद भी उसके फेस पे वही तेरा स्माइल था। वो विंग के नेक पे फिर से अपनी जो टंग है उसे स्लाइड किया एंड जवाब दिया, "Hey, तो क्या सब खत्म हो जाएगा? Some dead rose still carry fragrance. I'm one of them." विंग एक अजीब से स्माइल किया। हाँ, उस हंसी में कोई जान नहीं था। Some broken heart still carry love. वांग जी की फेशियल रिएक्शन चेंज होने लगा। फिर से अपनी वो क्रूल आत्मा में लौट आई। विंग की बॉल एकदम कस के पकड़ा एंड विंग को लिटरली झुकाया और गुस्से में बोला, "ब्रोकन तो वो लोग होते जो छीन नहीं सकता। मैं लान वांग जी हूँ। अपनी चीज़ों को छीन के अपने पास रखना मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है।" विंग तड़क के मारे अपने आंखों को खींच के बंद किया, बट नहीं, इतनी आसानी से वो वांग जी के आगे तो हार नहीं सकेगा। वो गुस्से में बोला, "मैं आपका था ही नहीं और ना मैं आपका हूँ, समझ में आई ना? और ना आप मुझे छीन सकते हो। अगर कर सकते हो तो मुझे सिर्फ तकलीफ देना, उसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते।" और भी कस के विंग की बालों को पकड़ा। विंग जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहा था, वांग जी चिल्ला के बोला, "आई एम नॉट द बॉय हु फ्लाई विथ यू, आई एम द मैन हु फाइट फॉर यू।" तोले जैसे नरम चीज़ों को अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहता है और कोई इंसान हज़ारों हज़ारों कोशिश के बाद उस चीज़ को छू नहीं पाता है, छूने के लिए तरस जाते हैं। आपने मुझे यूज़ करके फेंक दिया है और कोई इंसान है जो मुझे बहुत समेट के दोबारा अपने पास लाया है। इस वर्ल्ड की या फिर इस नेचर की एक आदत है, वो लोग खालीपन को सहन नहीं कर सकता। जहाँ पे भी खाली हो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ डाल के उसे पूरा कर ही देता है। फंकी का गुस्सा थर थर करके ऊपर जा रहा था, जैसे कि आज विंग ने डिसाइड करके रखा है कि वो वांग जी को गुस्सा दिला के रहेगा। हाँ, और वो कर भी रहा है। आप शायद भूल गए हो कैसे चलना चाहिए। हाँ, विंग तो चुप नहीं रहा। क्यों रहेगा? वो भी बोला, "क्यों? पैर तोड़ देंगे? हाँ, पैर तोड़ना चाहते हैं? आप जैसे इंसान, उसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं?" वांग जी के फेस पे अगेन वही डेविलिश सा स्माइल आ गई। हाँ, वो अपनी मूड को चेंज कर लिया, विंग की बालों को छोड़ दिया एंड फिर से उस घोड़े को चलाना स्टार्ट किया। विंग एकदम हिल उठा और तभी वांग जी फिर से कस के विंग को पकड़ा और विंग के कान के पास अपनी मुंह को लेके गया एंड हस्की टोन में बोला, "आई होप यू विल ईट नाउ." विंग रो पड़ा। हाँ, क्योंकि उसे वांग जी का एक इशारा बहुत बहुत हद तक समझ आ रहा था। वो सब नहीं सहन करना चाहता दोबारा कि हर एक रोना वांग जी सुन पा रहा है, बट एक कान से सुन के दूसरे कान से वो निकाल दे रहा है। एकदम छलांग लगा के वो घोड़े से नीचे आ गई और साथ में विंग को भी। इतनी टाइम बाद वांग जी को विंग ने देखा। हाँ, वांग जी जो हॉर्स राइडिंग की जैकेट पहना हुआ था, सर पे एक राइडिंग हेलमेट, उसके बाद एक बूट्स और वही उसका सख्त फेस। विंग इस फेस की तरफ ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाता है। उसे बहुत घिन आता है, पता नहीं क्या होता है। वो आगे हटाई तभी वांग जी ने बोला, "अब इतनी भी इनोसेंट नहीं है सर जितना आप सजने की ट्राई करते हैं।" वांग जी की मुंह से ऐसे अजीब सी बात सुन के विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वांग जी आँख मारा जिसमें वही डेविलिश सा स्माइल। एक्चुअली वांग जी का कोई इस बात पे कोई मीन नहीं था, वो कुछ मीन नहीं करना चाहता था। वो चाहता था बस विंग उसके ऊपर नज़र दे, विंग उसे देखे, जो कि वो सक्सेसफुली कर भी लिया था। और जब विंग को समझ आई वो तुरंत नज़रें हटाई और आगे की तरफ जाने लगा। तभी वांग जी उसकी हाथों को पकड़ लिया और उसे खींच के उसके पास लाई और उसी वक्त एक सख्त वॉइस आई, "यू विल टॉक टू माई हस्बैंड, यू डाई।" के मारे विंग एकदम समेट गया था, एकदम सहम गया था। वो गॉड से प्रे करने लगा, फिर से कुछ बुरा ना हो, फिर से कोई तूफान ना आए। विंग इतना ज़्यादा घबराया हुआ था ना कि वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। तभी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ा तकबीर, एक तरफ वांग जी, दूसरी तरफ तकबीर। विंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो हाथों की तरफ देखा और उसके बाद तकबीर की तरफ।
जिस फेस पे हमसे सॉफ्टनेस है अभी वो नहीं है, बहुत गुस्सा, जैसे कि अभी वांग जी को जला के राख कर देगा। और कुछ ही मिनट पे वो फिर से वांग जी की तरफ देखा, वांग जी की वो ब्लू गहरी आंखें जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा नफरत है। वही जो वांग जी की आंखों की तरफ देखा, तुरंत वांग जी स्माइल करने लगा। वो विंग की तरफ देखा एंड आँख मारा और तुरंत विंग के हाथों को छोड़ दिया। और यही मौके से तकबीर तुरंत विंग अपने पास लाया एंड उसको पीछे खड़ा कर दिया, जैसे कि वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है, विंग के आगे दीवार बनना चाहता है, जो कि सक्सेसफुली वो कर भी लिया। वो तो अपनी मुंडी को पीछे घुराई एंड विंग की तरफ देखा, बोला विंग तुरंत जाओ कार में जाके बैठो। विंग कैसे गुस्सेलू वॉइस सुन के विंग घबरा गया, बट वो टाइम वेस्ट नहीं किया, वो तुरंत वहाँ से चला गया। तकबीर जब पानी बोतल लेके वही वहाँ पे आया था एंड विंग को नहीं देखा, वो पागल हो गया था, हर एक जगह पे विंग को ढूंढने लगा। तभी उसे याद आई विंग के पास तो फ़ोन है और वहाँ पे ट्रैकर लगा हुआ है। वो तुरंत लोकेशन चेक किया एंड इस फार्म एरिया की तरफ देखा और तभी वो हरते यहाँ पे आ गई। विंग जाती वांग जी अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डाला और एकदम स्ट्रांगली जाके तकबीर के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों की तरफ देखा। सबसे पहले वर्ड वांग जी ने बोला, तो फिर मुलाकात हो ही गई हमारी। तकबीर ने देखकर बोला, मेरे हस्बैंड के आस पास भी दिखना नहीं चाहिए। वांग जी हंसा और बोला, ओह नाइस जोक, बट अगर देख लिया तो फिर? बिन तुरंत जवाब दिया, युद्ध की ऐलान हो जाएगा। वांग जी हंसा और बोला, ओके देन चैलेंज एक्सेप्टेड। तकबीर भी हंसा, हाँ, एक अजीब से स्माइल। वो वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, ये सब करके कोई फ़ायदा है? हाँ, जब दो इंसान एक दूसरे को चाहता है तो फिर ये सब करके क्या ही फ़ायदा? हाँ, विंग मेरा और मैं उसकी, समझ में आई? और सपने? तकबीर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। विंग की वांग जी की ऐसे सवाल की जवाब वो दे नहीं पाई। और वांग जी हंसा, अगेन हंसा एंड ये देखी तकबीर अपनी हाथों को कस के पकड़ लिया था। उसकी आंखें रेड होने लगा, जैसे कि वांग जी चाहता है उसे गुस्सा दिलाना। हाँ, चाहता तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने सपने की बात बोला ना, वेल पता है सपने की बात ही बोलेगा। और मैं इस बात को इसीलिए बोला क्योंकि मेरे पास अगर वो रहता तो वो सपने देखने को उसे कोई चांस ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा रात जो मैं उसे सोने नहीं देती थी, सपना देखेगा कहाँ से? अब तकबीर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो तुरंत वांग जी की शर्ट की कॉलर को पकड़ा एंड वांग जी हंसा, जैसे कि उसे मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा। हाँ, आ तो रहा है। तकबीर जो देखा एंड वांग जी अगेन बोला, मेरी ज़मीन पे कुछ टाइम के लिए तुझे मैं गुलामी करने के लिए दे रही, बाकी ज़िंदगी तो मेरे पास ही रहेगा, उस पार हो या ना, इस पार तो सिर्फ मेरा ही रहेगा। जो हाथ छुड़ा दिया तो तकबीर ने भी उसकी कॉलर से हाथों को छोड़ दिया और अब हंसा एंड बोला, वो तो समय ही बताएगा ज़मीन और उस पर चारा किसका उगलेगा। हाँ, तकबीर की ये बात मुझे के दिमाग में जाकर टंग करके बजा कि वो क्या मीन करना चाहता था, ज़मीन और बीज। बट नहीं, वांग जी इतनी आसानी से तो किसी को जीतने नहीं देगा। तकबीर जो एक बार वांग जी की तरफ देखा और लंबी लंबी कदम लेते हुए कार की तरफ जाने लगा। वांग जी दोनों हाथों को फोल्ड किया और उसके बाद बोला, खेल शुरू हो गया है, युद्ध की ऐलान भी हो गया है और बदला तो मैं लेके रहूंगी। तभी रुक गया, बदला? लान वांग जी किस चीज़ का बदला के बारे में बोल रहा है? और ना वो पीछे मुड़ा और ना वो वांग जी की तरफ देखा। वो कार की तरफ जाने लगा तो उस तरफ वांग जी के फेस पर तो एक अजीब सी स्माइल था, एक डरावना स्माइल, जैसे कि अभी इसी वक्त वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर दे सकता है। बट इतनी आसानी से थोड़ी ना। अगर इतनी आसानी से सब कुछ जाने दे तो फिर वो खेल कैसा, वो युद्ध कैसा? वांग जी तो खेल खेलेगा, बहुत बड़ा सा बम, बहुत चीज़ें होगा, बहुत मज़ा आएगा। पूरा रास्ता तकबीर एकदम चुप था। विंग जो देख रहा था तकबीर कैसे कार चला रहा है, विंग कुछ बोल नहीं पाया, मन ही मन अपनी ज़िंदगी को अभिशाप दे रहा था। उसकी ज़िंदगी में जो भी आते हैं वही फंस जाते हैं इस पाप में, इस पाप की दुनिया में। उसने तकबीर का ज़िंदगी भी नरक बना चुका है।
उसे उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। होटल के पास आते ही वो लोग चल के जा रहे थे। अंधेरा भी हो गया था, ऑलमोस्ट रात ही हो गया था। होटल में भी तकबीर ने 2 रूम लिया था, एक अपार्टमेंट लिया था और वहाँ पे 2 रूम। खुद के अपार्टमेंट पे आते ही तकबीर बहुत ज़ोर से दरवाजे को बंद किया। इनका पूरा बॉडी एकदम काँप उठा। तकबीर जो एकदम गुस्से में था, वहीं तकबीर को ऐसे देख के वो घबरा गया। वो फर्स्ट टाइम तकबीर के ऐसे बिहेव देख रहे, जैसे कि तकबीर अपने आप को अपने अंदर जो क्रूर था दबा के रखा था, आज वो बाहर आने के कगार में है। तकबीर जो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था ना, वो इनके हाथों की जो फ़ोन है उसके पैर में गिर गया था। वहीं डर गया। वो तकबीर की तरफ देखा। तकबीर जो साइड में फ्लावर बास था ना, उसे एकदम उठा के एकदम बहुत ज़ोर से नीचे पटका। वहीं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत बहुत घबरा गया था। तकबीर जो थोड़ा वहीं के पास आया और बोला, यू फॉरगेट, हाँ, you forgave, you are my husband, not his, not anyone else. I know वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे भी ज़्यादा, बट फिर भी तुम उसे नहीं देख सकते क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। समझ में आई ना? आज के बाद से दूर रहोगे, जितना हो सके उतनी दूर रहोगे तुम उससे। अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल किया, जैसे कि अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो लंबी लंबी कदम लेते हुए अपार्टमेंट से बाहर चला गया। क्योंकि उसे पता है यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, वो कुछ ऐसे ना बिहेव करे जिससे उनको तकलीफ़ हो। और तकबीर वहाँ से जाती हुई उस टूटे हुए बांस की तरफ देखा। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसे क्लीन करने लगा। ये तो मामूली बात है ना। हाँ, ऐसे बिहेव से उनको तकलीफ नहीं हुआ। ऐसे तो रोज़ ही उसके साथ होता था। विंग क्यों बुरा फील करेगा? बिल्कुल भी नहीं किया। वो मान लिया, उसके साथ होती हुई हर एक चीज़ को वो मान लिया। जैसे पहले मानता था, आज भी मान लिया। रात 11 बज रहा है, तकबीर अभी तक नहीं लौटा। वहीं अपने गुस्से को या फिर अपने अभिमान को दूर हटा के उसने खुद तकबीर को कॉल किया, बट नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। उनको समझ आई तकबीर उसके ऊपर गुस्सा करके फ़ोन को बंद कर रखा है। एक लंबा सा ब्रीथ लिया, फिर से अपनी ज़िंदगी की हिसाब मिलाने लगा। हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट 0। कुछ नहीं मिला। जाने अनजाने में वह फिर से भांजी के बारे में सोचने लगा। भांजी वो हर एक टच उनके बॉडी के ऊपर एक निशान बन के गया है, कि हर एक दिए हुए निशान जैसे कि हर बार वो इनको प्रूव करवाएगा कि वो किसका है, उसे किसने छुआ है, उसके ऊपर किसकी अधिकार है। मतलब वो किसी और का भी बन जाए, बट उसके बॉडी के ऊपर हक सिर्फ लान वांगजी का है। हाँ, लान वांगजी का। इसीलिए तो वो हर एक निशानी विंग को दिया है, जैसे कि विंग उसे जब भी भूलने की कोशिश करे तब तक उसे याद आ जाए, हाँ, कि वो किसी और की सील लगाई हुई चीज़ है। पैरों पे कुछ ठंडा सा महसूस होते ही विंग का ध्यान टूटा। विंग बेड पे लेटा हुआ था और गहरी सोच में था ना। वो महसूस ही नहीं किया कोई इंसान उसके रूम में आया है। जब विंग आराम से उठ के बैठा, तभी सोडियम की लाइट से उसने तकबीर को देखा, जो घुटने में बैठा हुआ है, हाथों में मलहम है। टूटी हुई बांस जाके लगा विंग के पैर पे। जब भी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ है, ज़्यादा खून तो नहीं निकला है, पर जितना भी आया है जैसे विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। विंग तो और ही दुनिया में था ना, इसीलिए उसने महसूस नहीं किया। पर तकबीर जब विंग के पैरों को पकड़ा, तब विंग की ध्यान टूटा। वो तकबीर की तरफ बोला, अरे अब ये क्या करे, मेरे पैरों पे हाथ क्यों दे रहा है? तकबीर के पैरों को लाया आगे और बोला, ज़रूरत है। वहीं जो देखकर बोला, फिर से क्या ज़रूरत है माफ़ी मांगने की? मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा दिमाग सही नहीं था, मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, दैट्स व्हाई ऐसा हो गया। सॉरी स्नोवाइट, मुझे माफ़ कर दो, बिलीव करो, ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनकी बातों में थोड़ा नाराज़गी था। तकबीर शर्म के मारे अपने सर को नीचे कर लिया, बोला, मैं तब मैंने बोला, आपको कैसे पता चला कि मुझे लगा है? तो बोला, मैं समझ पाती हूँ। ये बोलते हुए वो बहुत अच्छे से वहाँ पे दवाई लगाने लगा। विंग तकबीर को देखने लगा। वो एक टक लगाए तकबीर को देख रहा था। खाना सर्व करी हूँ, तुम आओ। विंग आगे कुछ नहीं बोला, वो बस पैरों को नीचे रखा पेट के। जैसे वो खड़ा होगा, तुरंत तकबीर विंग की जो चप्पल है वो आगे बढ़ाया, विंग को बहुत जेंटली पहनाने लगा। विंग देखने लगा, ये इंसान चाइना की कितनी बड़ा पॉलिटिशियन है, ऊपर से विंग से कितनी बड़ी है।
फिर भी वहीं के लिए ये सब कर रहा है। वहीं तुरंत पैरों को हटाया और बोला, जिस चीज़ में प्यार प्यार आए ना, वो सब मेरे सामने मत कीजिए। ये मोमेंट उसे बोला, क्यों? क्योंकि मुझे ये सब प्यार की आदत नहीं है। मुझे करीबी बातें और धिक्कार की आदत है। मैं प्यार नहीं चाहती, इसे मैं डर जाती हूँ। तब फिर क्यों एकदम दिल में जाके लगा वो बात। लेकिन विंग के सामने घुटने में बैठा बोला, मुझे माफ़ कर दो स्नो वाइट। मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने सुना था अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओ तो वो सबसे बड़ा मेच्योरिटी होता है। अफसोस मेरी ये 35 ईयर में मेरे अंदर थोड़ा सा भी मेच्योरिटी नहीं आई। क्या मुझे थोड़ा सा माफ़ी नहीं मिल सकता? तुरंत तकबीर की तरफ देखा, आगे छोटी छोटी करके देखा एंड बोला, 35 मतलब? उसे बोला, हाँ मतलब हाँ यही तो मेरी उम्र है। क्यों, क्या तुम इनडायरेक्टली मुझे बुढ़े तो नहीं बोले? वो इन्हें देखा एंड मुंह बनाए बोला, ओ हेलो, कम से कम आपका उम्र ना 40 होगा। तकबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो चिल्ला के बोला, क्या मैं तुम्हें 40 उम्र की देखती हूँ? तकबीर की तरफ वही ने देखा। इनका जो नाराज़गी था वो थोड़ा सा कम हो गया था। उसने बोला, हाँ तो और नहीं तो क्या, आपकी अगर पॉलिटिक्स की हिस्ट्री चेक किया जाए ना तो कम से कम आप 40 के तो होंगे। हाँ ऐसा लगते नहीं है बट आप ऐसे ही होंगे। फिर को समझ आई विंग की बातों की मतलब वो एक्चुअली पॉलिटिक्स में जुड़ने के लिए वो अपनी उम्र को थोड़ा आगे कर दिया था। करप्शन मतलब पॉलिटिक्स और करप्शन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि विंग की तरफ देखन बालों गुजन बोला, एक्चुअली पता ही है ना तुम्हें, करप्शन के बिना दुनिया चलता नहीं है। तो मेरी फादर की जगह लेने के लिए मुझे उम्र थोड़ा बढ़ाना पड़ा। विंग थोड़ा हंसा, वो हंस रहा था। तकबीर जो विंग की तरफ देखा, वो सडनली बोला, तुम मेरी ज़िंदगी में एक कैंसर की तरह आ गए हो, जो कि जब आती है तो दम लेके ही मानता है। मैं दुआ करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। अगर जाना है तो मुझे साथ में लेके जाना। जैसे कैंसर चला जाता है तो वो इंसान बच जाता है, तुम कैंसर की तरह हो। तुम चले मत जाना, मेरे साथ रहना। और अगर जाना है तो मेरी सासू को लेके जाना। वही ऐसी गहरी बात सुन के वो दंग रह गई। उसके 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 पास कोई जवाब ही नहीं है। वो क्या जवाब दे? ऐसा ऐसा क्या बोले वो? तकबीर जब देखा कि विंग उसे अजीब तरीके से देख रहा है, वो बातों को स्किप करने के लिए बोला, चलो खाना खाने चलते हैं। विंग जो धीमे से बोला, इतनी प्यार मुझे मत कीजिए, अब टूट के बिखर जाएंगे। आपने मुझे चीट किया है। तकबीर सुबह सुबह विंग के मुंह से ऐसे बात सुन के वो शौक था। वो तो ऐसे कुछ एक्सेप्ट सोचा भी नहीं था। वो अपनी स्लाइवा को लिया, अभी भी शौक में था। वो शौक ने क्वेश्चन किया, मतलब सुबह सुबह ये क्या सब बोल रहे हो? आंखों में आंसू आ गया था। वो अपने आप को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल किया एंड उसके हाथों में जो पिक्चर्स थे वो सारे तकबीर के ऊपर फेंक के मारा। बारिश की तरह वो तकबीर के ऊपर से नीचे गिरा। तकबीर तुरंत घुटनों में आके वो सारी फोटो को कलेक्ट किया। बुरा इसलिए लग रहा है कि आपने मुझसे झूठ बोला या फिर आपका कोई और पार्टनर है। बुरा इस बात के लिए लग रहा है कि आपने हमारी फ्रेंडशिप के पहले रूल्स को ही ब्रेक कर दिया। क्या होता अगर आप मुझे बता दे आपकी लाइफ में कोई और है? क्यों नहीं बताई? तकबीर एक लंबा सा ब्रीथ लिया। वो एक कदम बढ़ाई विंग की तरफ, विंग 2 कदम पीछे चला गया। इसे तकबीर को पेन हुआ। वो तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग ने बोला, जिसके पास दिल होता है ना, वो टूटने पे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या तुम्हारे दिल में मुझे जगह मिला है, इसीलिए तुम्हें तकलीफ हो रहा है? अगर मैं बोलूँ कि आप मेरी फ्रेंड हो और सबसे ऊपर की जगह आपका ही है तो बिलीव करेंगे? हमारी रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप का नहीं है विंग, उससे भी बहुत आगे है। अब टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। तकबीर मायूसी भरी निगाहों से विंग की तरफ देखा। एक अजीब सी टोन में वो कुछ टाइम तक चुप रहा। उसे बहुत मन करता है विंग के थोड़ा करीब जाए, विंग को थोड़ा टच करे, अपनी बाहों में लाए, फिर अपने आप को खुद से दमाता है। रुक जा तकबीर, कुछ टाइम दे इस मेगा को, थोड़ा प्यार दे। देखना एक दिन इंतज़ार का फल मीठा ही होगा। अपनी इस दिल की प्यास कहीं ना कहीं एक दिन बुझ ही जाएगा। बस थोड़ा सा तो टाइम दे। ट्राउज़र की पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला, कुछ ढूंढा गैलरी में और उसके बाद उसका आगे बढ़ाया। विंग शक्की भरी निगाहों से एक बार फ़ोन की तरफ देखा और नीचे जो फ़ोटो वगैरह था उनकी तरफ। हाँ, गैलरी की फ़ोटो के साथ प्रिंट करी हुई फ़ोटो में कुछ डिफरेंस है। वहीं जो देखने बोला, ये तो वो, बट यहाँ उसे बोला, हाँ ये जो क्लोज देख रहे हो ये फ़ोटो में मैं नहीं हूँ, वो उसके हस्बैंड है। पर कल मैं उससे ही मिलने गई थी। इसका हस्बैंड कुछ टाइम के लिए वॉशरूम में गई थी। एक्चुअली वो मेरी बिजनेस पार्टनर है और एक डील के लिए मैं गई थी
और इसी कारण कल तुम्हारे साथ मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई थी वहीं, और मुझे घर आते हुए भी इतनी लेट हो गई। बिलीव करो, मेरे साथ इसके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे साथ सिर्फ तुम्हारा एक रिश्ता है। समझ में आ रहा है, मैं अगर प्यार करती हूँ सब तुमसे। ये देखा बोला, मैं पूरा दुनिया के लिए पापी हो सकती हुई, पर तुम्हारे सामने मैं नहीं हूँ। तुम्हारे सामने ऑलवेज मैं इनोसेंट हूँ। प्लीज़ ऐसे शक मत करना, बिल्कुल भी नहीं। वही जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी ने देखकर बोला, तुमने क्या सोचा था? हाँ, इसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वही देखा एंड थोड़ा स्माइल किया, बोला, सोचा तो ऐसे ही था कि आप मुझे मेरी आंखों पे धूल झोंक के यहाँ से भाग जाओ, बैठ के बस आपके लिए रोते जाऊंगी। ये बोल के वो हंसने लगा। तकबीर भी वहीं की स्माइल देख के वो भी हंसने लगा। हाँ, तकबीर हंसते हंसते ऊपर से नीचे तक एक बार वहीं को देखा, जिस आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई गंदा नहीं था, एक प्योर था, प्योरनेस था, प्यार था। हाँ, प्यार। वो वहीं को बहुत प्यार करता है, हद से ज़्यादा। वो धीमे से बोला, मेरी बर्बादी तुम्हारे कदमों में है वहीं। अगर मुझे कोई बर्बाद कर सकता है वो तुम, अगर मुझे कोई मार सकता है वो तुम। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे हर बार अपनी बर्बादी, अपने मरने की याद आती है कि मरना है तो सिर्फ तुम्हारे हाथों में। तकबीर वहीं को मैसमराइजली देखते देखते बोल उठा, कभी मुझे छोड़ के मत जाना वहीं। मेरे इस दिल को अकेला मत कर देना। तुम हो इसीलिए मैं हूँ, तुम हो इसीलिए मुझे अपने आप के ऊपर एक भरोसा फील होता है। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ वहीं। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूंगी, यहाँ से जाती मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। प्लीज़, पर मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं फैलाऊंगी। तुम अगर बोलोगे ना तो मैं तुमसे दूर रहूंगी। कभी भी तुम्हारी प्यार नहीं चाहूँगी, कभी भी नहीं। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, तुम्हारी कदमों में बैठ जाऊँगी। कभी भी तुम्हारी उस डार्कनेस, तुम्हारी वो सब लेके मैं कभी भी तुम्हें ताना नहीं मारूंगी। तुम्हारी सारी दुख तकलीफ को मैं दूर कर दूँगी। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को पूरा कर दो, बस मेरे साथ रह के मेरे खालीपन को दूर कर दो। समझ नहीं पा रहा था तकबीर ये सब बात क्यों बोल रहा है। फिर उसे रियलाइज़ हुआ क्यों उसे अंदर से गिल्टी फील हो रहा था। तकबीर जो बहुत तकलीफ में, शायद वही ने उसे बहुत तकलीफ दिया है। वही जो धीरे से तकबीर के पास गई, उसके शोल्डर पे हाथ रखा। तकबीर तुरंत एकदम वहीं के हाथों को पकड़ लिया, वहीं एकदम काँप उठा। तकबीर फिर से बोला, मुझे तुम जैसे देखते हो वही ऐसा नहीं है। अंदर से मैं भी टूटी हुई हूँ, पर मैं बहुत लालची हुई। मैं प्यार की भूखी हूँ। मुझे तुम्हारी प्यार चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर तुम नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, बस रह जाना। वो सांस ले रहा था वही जो अंदर से टूटते जा रहा है। उसे बोला, मैं अंदर से बहुत अकेली हूँ स्नो वाइट, प्लीज़ मेरे साथ रह जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। वही जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा है। वो तकबीर की आंखों में देखा, तकबीर रो रहा है। हाँ, वो रो रहा था वहीं, जिसका पूरा बॉडी कांप रहा था। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया और तकबीर के शोल्डर पे फिर से हाथ रखा और बोला, मैं रहूँगी आपके साथ। वो वादा करते समय इनको बहुत घुटन सा फील हो रहा था। तकबीर उसे जब उसकी वादे के बारे में याद आई ना, वो तुरंत वहीं से 2 कदम पीछे चला गया, अपनी आंखों के आंसू को पूछा और वहीं की तरफ देखकर बोला, तुम्हें ये सब फोटो कहाँ से मिला वहीं? हाँ, मैंने तो नहीं दिया। फिर कहाँ से मिला तुम्हें? ऊपर से मैं तो पूरा टाइम वहाँ पे ही थी। क्या अब सोई नहीं? तकबीर पूरे बात को एकदम इग्नोर कर दिया और ठंडी वॉइस में वहीं से पूछा, बताओ मुझे। मैं नहीं थी। देन कैसे मिला? मैंने बोला, मुझे क्या पता, ये तो मेरे कुशन के नीचे से मुझे मिला है। और ऊपर से कल मुझे आपने लॉक करके गई थी और मैं बाहर नहीं गई, तो उनकी बातों में थोड़ा सा अजीब सा टोन था, जैसे कि वो घूर के देख रहा है। तकबीर जो सोच में पड़ गई, कल रात वांगजी ने उसको जो धमकाया है, वांगजी ऐवे ही कुछ नहीं बोला है, इसी कारण वो पूरा रात सोचा। तकबीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है वहीं की सेफ्टी के लिए कल उसने दरवाज़ा लॉक करके गई थी। देन
वो कुछ मिला नहीं पा रहा था। तभी वो गंभीर टोन पे विंग की तरफ देखा और बोला, मेरे सोने के बाद कोई होटल की स्टाफ अंदर आई थी? मैंने बोला, हाँ, एक रूम क्लीनर आया था। तो कबीर का फेशियल रिएक्शन तुरंत चेंज हो गई, क्योंकि विंग पकड़ नहीं पाई। उसने देखा एंड बोला, अब भी जाओ, अपनी सारी सामान को पैक करो, हम अभी के अभी इस होटल को भी छोड़ देंगे और नो मोर क्वेश्चन। विंग जिस तकबीर की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रेक लिया और चला गया फिर से अपनी बोरिया बिस्तर समेटने के लिए। और तकबीर अपने रूम में गई, फ़ोन को निकाला, किसी के नंबर पे कॉल किया एंड बहुत चिल्ला रहा था और किसी को धमकी दे रहा था। लाइक ये कौन सी तकबीर है? क्या कोई किसी इंसान को धमका भी सकता है? लाइक ऐसे भी बिहेव कर सकता है? अगर विंग देखता तो शायद शॉक्ड हो जाता। उसका सेवियर ये किस टोन पे बात कर रहा है? सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत बड़ा सा होटल के सामने एक कार खड़ा था। लान वांग जी अपने घर की तरफ देखा। उसके फेस पे वही अपना डेविलिश स्माइल था, आंखों में आग। उसके साथ मोशनु और वही ड्रग डीलर चुपचाप बैठा हुआ था। आज कोई गार्ड भी नहीं था। और जिन जुशन वो तो उसी दिन चाइना चला गया था। वांग जी की ऑर्डर मानना तो पड़ेगा ही। कुछ सेकंड में उस बड़ा सा होटल के पार्किंग एरिया में एक कार गई अंदर। हाँ, और वांग जी उस कार की तरफ देखा जैसे कि शिकार अपनी शिकारी को देखता है। ठीक उसी तरीके से पास में एक दवाई की शीशी भरा हुआ था। वांग जी तुरंत उसको उठाया और अपनी जेब में रखा। फेस पे अभी भी वही स्माइल था। हाँ, वांग जी की फेस से वो स्माइल जा ही नहीं रहा था। मोशनु को समझ आ गई फिर से कोई बवाल होने वाला है। वांग जी कार से उतरते ही मोशनु आने लगा। तभी वांग जी गुस्से में बोला, नो दिस इज पर्सनल इशू। को कुछ बोलने का चांस ना देके वांग जी लंबी लंबी कदम लेते हुए वहाँ से चला गया। और वांग जी जाते ही मोशन एक लंबा सा पीट लिया। उसके पास में ही बैठा हुआ है वो ड्रग डीलर। अब मोशन अकेला बैठा रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? उसे एंटरटेनमेंट तो चाहिए, इसीलिए उसने देखा बोला आलू। बस इतना ही सुनने का था। वो ड्रग डीलर तुरंत कार से उतर के चला गया। मोशनु पहले शॉक्ड, बट उसके बाद वो हंसने लगा। और मोशनु हंसते हंसते अपने फ़ोन को बाहर निकाला, जहाँ पे एक नंबर पे उसने डायल किया। बहुत ड्रंक करने के बाद अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया। एक ओमेगा की कपड़े फाड़ने वाला था, तभी बहुत ज़ोर से दरवाज़ा टूटने की शोर आई और वो इंसान पीछे मुड़ के देखा। आंखों में सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है, बट एक इंसान खड़ा है। तभी वो इंसान अपनी गंभीर वॉइस में बोला, प्रोस्टिट्यूट। एक ओमेगा जो कि वो शोर सुनते ही बेड के पीछे जाके छुप गया था, वो कपकपाते हुए अपनी सर को बाहर निकाला। उस इंसान को देख के उसका दिल धक करके उठा, क्योंकि वो था लान वांग जी, जो अपनी दोनों उंगली से इशारा किया। वो ओमेगा और 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ, अपनी सारी दम लगा के वहाँ से दौड़ के चला गया। और तभी वो इंसान घूर के देखा, बोला, हरामखोर, तू कौन है जो मेरी पिंजे से मेरी पक्षी को उड़ा दिया? मैं तेरा बाप जी। इतनी ज़ोर से बोला था ना जो इंसान खड़ा था। बस सर, हाँ, वो एकदम काँप उठा। वो अपने हाथों पे रफ किया और सामने देखा। दो बार रफ किया और जब सामने उस इंसान को देखा उसका पूरा दिल दहम उठा। वो दो कदम पीछे जा रहा था। एक तो पहले ही ड्रिंक किया हुआ है, इस कारण बैलेंस नहीं रख पाया, धड़ाम से नीचे गिरा। और वांग जी वो तुरंत उसके पास गया और देखा, बोला, कितनी दिन भागेगा? हाँ, कितनी दिन? ये बोल के वो इस इंसान की मेन पॉइंट पे अपने पैरों को रखा और वहाँ पे बहुत ज़ोर से दबाने लगा। वो इंसान चिल्ला के उठा, बट वांग जी छोड़े तब ना। वो उस इंसान की तरफ देखा और गुस्से में बोला, एलेक्स कहाँ है? इंसान की उम्र ऑलमोस्ट 50 होगा। हाँ, वो इंसान क्या वांग जी जैसे हट्टा कट्टा नौजवान को सहन कर सकता है? नहीं, ऊपर से उसका पर्सनल एरिया। वो कब बातें बोला, चाइना है। वांग जी बोला, छः, जितना भी दूसरे कंट्री का अपना ससुराल बनाना चाहती हूँ, तुम लोग घूम फिर के चाइना ही चले जाते हो। ओह, क्या ही करे, कोई बात नहीं, खुद की बनी हुई जाल पे खुद ही फंसो और खुद ही मरो। पॉकेट से वही दवाई की जो शीशी है उसको बाहर निकाला और वो उस इंसान के मुंह के ऊपर डाल दिया। हाँ, और वो इंसान कुछ टाइम तक एकदम तड़पा,
अचानक से सब सब शांत, जैसे कि वो इंसान मर गया है। हाँ, मर गया है। और उस इंसान को ऐसे मरते हुए देख के लाडवांग जी के फेस पे बहुत बड़ा सी स्माइल आ गई, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। और तभी वो बहुत ज़ोर से उस इंसान की बॉडी पे एक लात मारा और बोला, मेरे साथ पंखा करने जाएगी तो ऐसे ही मरना पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को वहाँ की शहर बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से अभी वो लोग जिस जगह पे है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सा एक शॉपिंग एरिया टाइप की जगह था, जहाँ पे आसपास बहुत सारी दुकान वगैरह थे, एंड रोड साइड में बहुत सारी कैफेटेरिया, बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी थे। ठीक उनके ही पास में एक इंसान गिटार लेके बैठा हुआ था एंड गिटार बजा रहा था और बहुत प्यारी तरीके से गाना गा रहा था। विंग मिसमराइज होकर देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने विंग को बुलाई। विंग पीछे मुड़ा तो तकबीर हाथों में चाय की कप लेके खड़ा था एंड विंग के आगे बढ़ाया। विंग एक स्माइल किया एंड लिया। तभी तकबीर ने बोला, चलो चलते हैं। विंग जिस तरह को नोट किया वो लोग वर्क करने लगे, आगे जा रहा था एंड विंग जो कुछ सोच में एकदम डूब गया था। एंड ये चीज़ तकबीर को अच्छा लगे? बिल्कुल भी नहीं। वो विंग की अटेंशन चाहता है, इसीलिए वो थोड़ा खासा विंग चुप तकबीर की तरफ बोला, हाँ कुछ हुआ है? उसे बोला तभी देखने बोला, क्या? उसे बोला, तुम इतनी क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? मेरे साथ रह के भी कहीं और गुम होते हो? वही ने देखा और बोला, कुछ नहीं, मतलब क्या अभी मैं कुछ सोच भी नहीं सकती? उसे बोला, नहीं, वेल सोच तो सकते हो, बट हमारी फ्यूचर की पास की कोई भी बात सोचने के लिए तुम अलाउ नहीं हो। सपोज़ आज कौन सी मूवी देखना है, आज कौन सा कपड़ा पहनना है, अच्छा शहर में कौन सा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, कौन सा मूवी देखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें तुम सोच सकते हो अपनी फ्यूचर के लेके। विंग स्माइल किया, तकबीर भी विंग को देख के स्माइल किया और उसके बाद विंग जो तकबीर की तरफ देखा, इस इंसान को विंग के ऊपर पूरा अधिकार है, ये उसका हस्बैंड है। उसके बाद भी वो विंग को फ्रीडम दिया है, विंग की डिसीजन को वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है। मैं एक लंबा सा बिगलन बोला, कौन चाहता है अपने पास्ट के बारे में याद करने के बाद, बट वो करवा पास्ट कभी मेरा पीछा छोड़े तब ना। जहर बन के मेरे गले में अटका हुआ है, जो ना मैं निकल पा रही हूँ और ना कल। विंग ये सब छोड़ो ना। मैंने बोला, छोड़ना तो चाहती हूँ बट आंसू बन के निकल आते हैं। रो फिर। ऐसे रोना कोई कमज़ोर की निशानी नहीं होता है। रोने का मतलब तुम कमज़ोर नहीं हो। रोने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अभी भी एक प्योर हार्ट है, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी भी फील कर सकते हो। स्नो वाइट, चलो आज हम डेट पे चलते हैं। वेल उसकी पैसा तुम दोगे? मैंने बोला, हाँ मैं, मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ। तकबीर जो विंग की तरफ देखा, बोला, वेल तुम्हारे उस पॉकेट में क्या है? विंग जो कि अपनी हुडी है ना वहाँ पे टच कर बोला, कहाँ पे? ये बोल के वो पॉकेट में हाथ रखा एंड वहाँ से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाला और बोला, ये तो। उसे बोला, ये क्या? और बोला, ये मेरे पास कैसे आया? एंड ये देख के वो तकबीर की तरफ देखा। तकबीर जो हंसा, वो सर को हिलाई। मैंने बोला, मेरे साथ मजाक करे? उसने बोला, नहीं, तुम तकबीर देवान की हस्बैंड हो, कोई मामूली इंसान थोड़ी ना, कोई गरीब इंसान थोड़ी ना, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा रिच हो। मैंने देखा, बोला, कुछ भी? उसने बोला, हाँ ये सच है, तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे और अमीर हो एंड तुम इंडिपेंडेंट हो। समझ में आई ना? विंग जो देखा एंड तकबीर जो बोला, चलो आगे चलते हैं। ये बोल के वो आगे जाने लगा। ठीक विंग की हाथों को पकड़ता, जैसे कि अभी वो चाहता है विंग की हाथों को पकड़ना। हाँ, वो हाथ आगे बढ़ाया भी था विंग के हाथ पकड़ने के लिए। उसी टाइम पे उसकी नंबर पे कॉल आई एंड तकबीर रुक गया। फ़ोन को बाहर निकाला, एक नंबर, अनजाने नंबर या जाने वो तो पता नहीं, वो देखा एंड फिर कीबोर्ड की तरफ देखा। तभी उस नंबर से एक मैसेज आई। वो मैसेज देख के वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, स्नो वाइट तुम यहाँ पे 5 मिनट रुको, एक इमरजेंसी कॉल आया है, मैं बात कर लेती हूँ। ये बोल के वो साइड में गई। वहाँ पे लिखा हुआ था, एक नॉर्मल मिनिस्टर यूएसए जैसे जगह पे 4 घर। वाओ मैन वाओ। तभी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो तुरंत टाइप किया, कौन है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। ये बोल के वो अपने आप को कंट्रोल किया। हमेशा ऐसा होता है, कौन है जो कुछ टाइम से उसे धमका रहा है।
उसे नहीं पता, वो जानने की कोशिश कर रहा है बट उसे नहीं मिल रहा है। बट ये जो भी इंसान है उसे बहुत सारी चीज़ें पता है, हाँ बहुत सारी चीज़ें। तब भी जब ने आपको नॉर्मल किया एंड वही जगह पे गया। बट शॉकिंग बात ये है आसपास कहीं पे भी विंग नहीं है। वो आसपास देखने लगा, अब उसे घबराहट फील होने लगा। वो यहाँ वहाँ जाने लगा, देखने लगा, विंग, हे हे विंग, स्नो वाइट, हे स्नो वाइट। बट विंग वो नहीं मिल रहा है। तब फिर पागल सा हो गया, वो दौड़ लगाने लगा। वो विंग कहाँ गया होगा, कहाँ वो उसे मिल क्यों नहीं रहा है।